नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। मेरा नाम है तुलसी और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक नंबर 2, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके पहले मैंने आप लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज में रिटेन या फिर ऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक नंबर 1 पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स जर्नल एंट्री समझ आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम कॉमर्स एकेडमी में 11th 12th स्टेट बोर्ड और सीबीएसई की प्रिपरेशन करवाते हैं और इसके साथ साथ हम सीएस और सीए फाउंडेशन की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। और हमारे नोट्स स्मार्ट नोट आते हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। तो हमारे चैनल पे और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। अब बात करते हैं आगे डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि जो ड्रॉवर होता है ना, जिसके पास में बिल आता है, अब बिल आता है और उसे क्या करना होगा, 2 महीने या फिर 3 महीने तक जो भी बिल की डेट होती है या फिर जितने भी ड्यूरेशन का बिल होता है उतने दिन उसको वेट करना होता है उस पेमेंट को रिसीव करने के लिए ड्रॉवी से, है ना। यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बनाकर दिया गया है, इस डायग्राम से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेलर है। इस सेलर ने क्या किया? सेलर ने गुड सेल किया। किसको सेल किया? बायर को सेल किया। अब जो बायर है यानी कि जो ड्रॉवी है उसने क्या किया? ड्रॉवी ने ड्रॉवर को बोला कि भाई आप बिल बनाओ और मैं बिल को एक्सेप्ट करता हूँ। तो ड्रॉवर ने क्या किया? बिल ड्रॉ किया। किसके ऊपर? ड्रॉवी के ऊपर। ड्रॉवी ने क्या किया? बिल एक्सेप्ट किया और वो ड्रॉवर के पास वापस भेज दिया। तो ड्रॉवी ने क्या किया? बिल रिसीव्ड किया, है ना। अब इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता ये है कि जो ड्रॉवर है ना, ड्रॉवर क्या करता है? उस बिल को अपने पास होल्ड करता है, उस बिल को अपने पास रखता है। कितने दिन तक? जब तक ड्रॉवी उसको उसके पैसे ना दे दे। लेकिन अब जो ड्रॉवर है उसके पास में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई या फिर वो नहीं चाहता कि बिल को होल्ड करके रखे अपने पास में, उसे बिल के पैसे तुरंत चाहिए। तो इस सिचुएशन में उसके पास में एक ऑप्शन रहता है कि वो उस बिल को लेकर जाता है डिस्काउंटिंग हाउस यानी कि बैंक पे। कोई भी बैंक में बिल लेकर जाएगा और वो उस बिल को क्या करवाएगा? डिस्काउंट करवाएगा। डिस्काउंट करवाने का मतलब ये है कि वो जो ड्रॉवर है बिल बैंक के पास में ले जाकर जाएगा और क्या होगा? बैंक उसे पैसा देगी, है ना। जितना भी बिल का अमाउंट था उतना, लेकिन जितना भी बिल में अमाउंट लिखा रहेगा उतना अमाउंट नहीं देगी। देना तो उतना अमाउंट चाहिए पर बैंक उसे उतना अमाउंट नहीं देगी जितना अमाउंट बिल में लिखा हुआ है। क्यों नहीं देंगे उतना अमाउंट? क्योंकि बैंक बोलेगी कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे तो दूं। मान के चलो कि बिल कितने रुपए वाला है? 10,000 रुपये वाला है। अगर बैंक ने पूरे 10,000 रुपये उसे दे दी तो बैंक को क्या प्रॉफिट होगा, क्या फायदा होगा? तो बैंक क्या करती है? जितना भी बिल में अमाउंट है उससे कुछ अमाउंट कम यानी कि काट कर उतना पेमेंट ड्रॉवर को करती है। इसका मतलब जितना भी बैंक ने अमाउंट काटी है उतना अमाउंट बैंक कमाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल की अमाउंट है 10,000 रुपये और ये बिल की अमाउंट बस लेकर गया बैंक के पास में, तो बैंक उसको 9,500 रुपये पेमेंट करेगी। और यानी कि जो 500 रुपये का डिफरेंस है जो बैंक कमाएगी वो कैसे कमाएगी? बैंक के पास में क्या आएगा? बिल आएगा। और बैंक उस बिल को अब क्या करके रखेंगी? अपने पास होल्ड करके रखेगी। और बैंक वो बिल किसके पास लेकर जाएगी? ड्रॉवी के पास लेकर जाएगी। और ड्रॉवी से कितने रुपए लेगी? पूरे 10,000 रुपये। यानी कि बैंक ने ड्रॉवर को दी कितने रुपए? ड्रॉवर को 9,500 रुपये दी। और इससे ड्रॉवी से ली कितने रुपए? 10,000 रुपये। तो ये जो 500 रुपये है इस तरह से बैंक अपना इनकम जनरेट करेगी। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज।
अब बैंक इतना 500 रुपये अपनी इनकम जनरेट क्यों करेगी? क्योंकि बैंक उस बिल को 2 महीने या फिर 3 महीने, जितना भी बिल का ड्यूरेशन था उतना अपने पास में रखती है होल्ड करके। इसीलिए बैंक 500 रुपये कमाएंगी, और जो ड्रॉवर है वो बिल को अपने पास होल्ड करके नहीं रखेगा, इसीलिए उसको चार्ज देना पड़ेगा एज अ डिस्काउंट टू द बैंक। इस प्रोसेस को डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे देखने वाले हैं कि इस डिस्काउंट की अमाउंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कुछ सिंपल सा प्रॉब्लम है आप लोगों के सामने, जैसे यहाँ दिया गया है कि राहुल राहुल ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर? अतुल के ऊपर, है ना। राहुल ने अतुल के ऊपर बिल ड्रॉ किया, कितने रुपए का बिल था? 15,000 का बिल था। कब ड्रॉ किया? 1 अप्रैल 2019 को। और बिल का ड्यूरेशन कितना था? 4 महीने का, है ना। यानी कि 4 महीने के बाद उसको बिल के पूरे पैसे 15,000 मिलने वाले हैं। ठीक है, इसे राहुल को कौन देने वाला है? अतुल। ठीक है, यानी कि राहुल हो गया ड्रॉवर और अतुल हो गया ड्रॉवी। अब इसके बाद बोला क्या गया है आपको? डिस्काउंट कैलकुलेट करना है इन द फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केस क्या दिया गया है? पहला केस ये है कि द बिल हैज़ बिन डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को बिल को क्या किया गया? डिस्काउंट किया गया। यानी कि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से देखा तो 1 अप्रैल 2019 को ही बिल मिला, और उसी सेम डे में बिल को क्या करवा दिया गया? डिस्काउंट करवा दिया गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट का फॉर्मूला। डिस्काउंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है इसका। क्या दिया गया है? फॉर्मूला ये दिया गया है, डिस्काउंट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट, है ना। जितना भी डिस्काउंट का रेट रहेगा वो डिवाइडेड बाय 100 इंटू अनएक्सपायर्ड मंथ डिवाइड बाय 12। अनएक्सपायर्ड मंथ का मतलब होता है कि जितना भी बिल का महीना था, और वो बिल के महीने ख़त्म होने के पहले अगर आपने डिस्काउंट करवाया, तो बिल का महीना ख़त्म, जितना भी महीना बाकी था ख़त्म होने को, उस पीरियड को बोला जाता है अनएक्सपायर्ड मंथ। जैसे कि बिल हमें मिला 1 अप्रैल को, और हमने 1 अप्रैल को ही बिल को डिस्काउंट करवाया। बिल के पैसे हमें मिलने वाले थे 4 महीने के बाद, लेकिन हमने 4 महीने के पहले ही बिल को डिस्काउंट करवाया, यानी कि अनएक्सपायर्ड मंथ हो गया हमारा 4 महीना। ठीक है दोस्तों, और डिवाइड बाय 12, यानी कि साल भर में पूरे 12 महीने होते हैं, इसलिए डिवाइड बाय 12 किया। अब बात करते हैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो ऊपर वाला क्वेश्चन ये रहा, बिल की अमाउंट थी 15,000 रुपये, और डिस्काउंट कितना परसेंट था? 10% पर एनम था, इसलिए डिवाइडेड बाय 10, सॉरी इंटू 10 डिवाइड बाय 100 किया। पर एनम होने की वजह से हमने क्या किया, पहले साल भर का डिस्काउंट निकाला। तो 15,000 का 10% हो गया 1,500 रुपये, ये साल भर का डिस्काउंट हो गया। लेकिन अनएक्सपायर्ड मंथ कितना था? 4 महीना। फिर हम लोग पूरे 4 महीने का डिस्काउंट निकालेंगे। साल भर के 1,500 रुपये, तो 4 महीने का कितना निकलेगा? 4 महीने डिवाइडेड बाय 12 महीने। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया, तो हमारा आंसर आ गया 5 मंथ, सॉरी 500 रुपये। ये 500 रुपये 4 महीने का डिस्काउंट आ गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? डिस्काउंट की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। अगेन अगला केस क्या दिया गया है यहाँ पे? वही 10% पर एनम है, पर हमने बिल्कुल डिस्काउंट कब करवाया? 1 जून को डिस्काउंट करवाया। यानी कि हमारे पास में बिल आया कब? 1 अप्रैल को बिल आया, और हमने डिस्काउंट कब किया? जून को। यानी कि 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल, और 1 मई से लेके 31 मई, यानी अप्रैल और मई का पूरा महीना हमारे पास में बिल पड़ा हुआ था। हमने जून के महीने में बिल को डिस्काउंट करवाने की, जून और जुलाई हो गए पूरे 4 महीने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने होते हैं। हमने बिल को डिस्काउंट करवाया जून की शुरुआत में, यानी कि जून का पूरा महीना और जुलाई का पूरा महीना। बिल को एक्सपायर होने के लिए ये 2 महीने ही बचे हुए थे, क्योंकि बिल 2 महीने हमारे पास में पड़ा हुआ था, और इसीलिए अनएक्सपायर्ड पीरियड हमारा निकल जाएगा 2 महीना। अब इसको फॉर्मूले में कैसे लागू करेंगे? फॉर्मूले में इस तरह से लागू करेंगे, देखो, वही बिल की अमाउंट इंटू रेट। रेट कितना? 10% पर एनम है, तो हम पहले पूरा साल भर का निकाल लेंगे 1,500 रुपये, और अनएक्सपायर्ड पीरियड हमारा कितना महीना निकल गया? 2 महीना। डिवाइड बाय 12 किया, तो हमारा बिल का डिस्काउंट का अमाउंट निकल गया 2,500 रुपये। इस तरह से हम डिस्काउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि शिवम ने बिल को ड्रॉ किया गणेश के ऊपर। बिल की अमाउंट थी 21,900 रुपये। बिल हमने 15 मई 2019 को ड्रॉ किया, और बिल कितने दिन का था? 60 दिन वाला था। यहाँ पे महीना नहीं है, यहाँ पे दिन है, ध्यान देंगे। वही हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है 8 महीना पर एनम के हिसाब से।
अब फॉर्मूला वही रहेगा पर यहाँ पे कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा, यहाँ पर डेज दिया गया है तो हम अनएक्सपायर्ड डेज लिखेंगे, और साल भर में 12 महीने होते तो महीने को हमने कन्वर्ट कर लिया डेज में, तो साल भर में 365 डेज हो गए। अब हमने क्या किया, फॉर्मूला वही, अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट अपॉन 100, तो हमने 8% निकाल लिया। अब उस 8% में हमें कितना महीने का डिस्काउंट निकालना, सॉरी दिन का डिस्काउंट निकालना है। तो बिल की अमाउंट कितने दिन की थी, 60 दिन की। बिल हमारे पास में जिस दिन आया 15 मई को, हमने बिल को डिस्काउंट यहाँ पर सेम डे में ही करवाया है, लिखा हुआ है ही डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे, मतलब वो एक दिन भी नहीं रुका। तो हमें पूरे हमारा अनएक्सपायर्ड डेज कितना रहेगा, पूरा 60 दिन, तो हमने 60 दिन डिवाइड बाय 365 डेज किया, तो इस तरह से हमें जो भी अमाउंट मिलेगी इसको कैलकुलेट करने पर 288 रुपीज़ डिस्काउंट ऑफ 60 डेज, इस तरह से आ जाएगा। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, तो एक और क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर कि पंकज ने बिल ड्रॉ किया। पंकज ने बिल किसके ऊपर ड्रॉ किया, संजय के ऊपर। कितने रुपए का बिल था, 25,620 का। कब ड्रॉ किया, 1 मार्च 2020 को। और बिल की ड्यूरेशन कितनी थी, 90 डेज की। ही डिस्काउंट द बिल ऑन द सेम डे, सेम डे में उसने बिल डिस्काउंट किया 10% पर आने के हिसाब से, ठीक है। सेम टू सेम वही वैसा ही करना है हमें। बिल की अमाउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट 10% निकाल लेंगे पहले, और हमारा जो डिस्काउंट का जो पीरियड था ना, सॉरी अनएक्सपायर्ड का जो पीरियड था ना, क्योंकि हमने सेम डे में डिस्काउंट करवाया इसलिए अनएक्सपायर्ड पीरियड हमारा पूरा 90 डेज आएगा। और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो अनएक्सपायर्ड पीरियड था वो 90 डेज है, और साल भर में टोटल यहाँ पर जाएगा 366 डेज। वैसे तो 365 डेज होते हैं, अब यहाँ पर 366 डेज क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ईयर चल रहा है, 2020, और 2020 कौन सा ईयर होता है, लीप ईयर, इस वजह से हमने यहाँ पर एक दिन बढ़ा दिया। ये तो आपको पता होना जरूरी है। अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट कुछ इस तरह से कर लिया, और ये जो आंसर निकला हमारे पास में, ये रहा डिस्काउंट का अमाउंट। इस तरह से डिस्काउंट के अमाउंट को कैलकुलेट की जाएगी हर बार, हमेशा। अब बात करते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, यानी कि हम जर्नल एंट्री अब किस तरह से करेंगे। अब लेट अस एज्यूम दैट कि हमारे पास में, यानी कि ड्रॉवर के पास में ऑलरेडी बिल पड़ा हुआ है, ड्रॉवर ने ऑलरेडी बिल रिसीव्ड कर चुका है। अब क्या करेगा, वो उस बिल को डिस्काउंट करवाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या दी गई है कि ड्रॉवर ने बिल को डिस्काउंट करवाया विद द बैंक। अब बैंक के पास गया और उसने क्या किया, बैंक को बिल दे दिया ना, और बैंक ने क्या किया, उसको बदले में पैसा दिया। तो ड्रॉवर ने क्या रिसीव किया, पैसे, यानी कि कैश, या फिर उसके बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब ड्रॉवर ने बैंक को क्या दिया, डिस्काउंट दिया, है ना। बैंक ने डिस्काउंट मांगी तो ड्रॉवर डिस्काउंट देगा ना, ड्रॉवर के लिए डिस्काउंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस, इसलिए ड्रॉवर ने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दिया टू बिल रिसीवेबल, है ना। सपोज एग्जाम्पल कि बिल कितने रुपए का था, 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये की बिल गई, और 9,500 रुपये ड्रॉवर के पास में आए, और 500 रुपये का डिस्काउंट, है ना, यानी कि डेबिट साइड भी टोटल 10,000, क्रेडिट साइड भी टोटल 10,000। ओके। अब इस तरह हम ड्रॉवी की बुक में इसी चीज़ की क्या एंट्री करेंगे। तो दोस्तों ड्रॉवी की बुक में ना फिलहाल कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों एंट्री नहीं होगी इस चीज़ की, क्योंकि ड्रॉवी को पता ही नहीं है कि ड्रॉवर ने बिल को डिस्काउंट करवाया है या नहीं करवाया है, या तो फिर ड्रॉवी को आइडिया होने के बाद भी ड्रॉवर को बोलता है कि मैंने तो बिल में ये लिख कर दिया, या फिर हमने ये तय किया कि बिल के पैसे 90 डेज के बाद, 60 डेज के बाद ही पेमेंट किया जाएगा। आप बिल को डिस्काउंट किसी के पास भी करवा सकते हो, पर मैं तो बिल के पैसे 2 महीने 3 महीने के बाद ही दूंगा, इसलिए ड्रॉवी के बुक में फिलहाल इस चीज़ की कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ड्रॉवी की बुक में डिस्काउंटिंग द बिल की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ ड्रॉवर की बुक में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री होगी। दूसरा एंट्री, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अब जो बिल था वो क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया, मतलब मैच्योरिटी डेट में ड्रॉवी ने बिल का पैसा दे दिया। अब ड्रॉवर की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ड्रॉवर के पास में वो बिल नहीं पड़ा हुआ है, बिल पड़ा हुआ है बैंक के पास में, तो बैंक को पैसा मिलना चाहिए ना, तो ड्रॉवर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। अब ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री होगी, पेमेंट करने की, क्योंकि ड्रॉवर ने बिल के बदले पेमेंट किया ना, तो ड्रॉवर अपनी बुक में, सॉरी ड्रॉवी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये एंट्री ड्रॉवी अपनी बुक में करेगा। ये एंट्री हमने ऊपर वाले सिचुएशन में भी देखा था, जब नॉर्मली बिल को ऑनर्ड किया जाता है ऑन ड्यू डेट। फिर बात करते हैं आगे डिस्काउंटिंग
द बिल इज डिसऑनर्ड। जो बिल डिस्काउंटेड हो चुका था वो बिल क्या हुआ, डिसऑनर्ड हुआ, मतलब टाइम पे पैसे नहीं मिले हैं। तो बैंक किसको इन्फॉर्म करेगी, ड्रॉवर को इन्फॉर्म करेगी कि भाई जो बिल मुझे आपने दिया था वो बिल के पेमेंट तो मुझे अब तक मिले नहीं। तो ड्रॉवर अपनी बुक में इसमें क्या एंट्री करेगा, ड्रॉवर अपनी बुक में एंट्री करेगा ड्रॉवी से पैसे लेने हैं और बैंक को पैसे देने हैं, मतलब ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह से ड्रॉवर अपनी बुक में एंट्री करेगा। फिर ड्रॉवी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, ड्रॉवी अपनी बुक में एंट्री करेगा बिल के पैसे देने हैं किसे, ड्रॉवर को, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ठीक है, अगर वो पेमेंट कर देता तो ड्रॉवर की जगह यहाँ पर कैश और बैंक आता, पर उसने पेमेंट किया ही नहीं, डिसऑनर्ड कर दिया। तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। आ गई बात समझ। फिर बात करते हैं अगला सिचुएशन। अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ है, कौन सा बिल डिसऑनर्ड हुआ है, जो बिल डिस्काउंट हुआ था वो बिल डिसऑनर्ड हुआ है, तो वही सेम एंट्री तो यहाँ पर होगी ही होगी। पर इसमें और क्या चीज़ जुड़ गई है, यहाँ पर बोलता है कि नोटिंग चार्ज पेड बाय बैंक। बैंक ने नोटिंग चार्ज पेड भी किया है, मतलब बैंक को बिल के तो पैसे चाहिए ही चाहिए, और जो बैंक ने नोटिंग चार्ज भरा है तो उसके पैसे भी बैंक वसूल करेगी, किससे, ड्रॉवी से ही वसूल करेगी। तो बैंक ये ड्रॉवर को इन्फॉर्म करेगी कि मुझे बिल के पैसे और नोटिंग चार्ज के पैसे दोनों के पैसे रिकवर करवा कर दो ड्रॉवी से। तो ड्रॉवर अपनी बुक में वही एंट्री करेगा, बस बिल में नोटिंग चार्ज के पैसे जोड़ देगा। ठीक है, ये रहा उसका कुछ नरेशन। अब ड्रॉवी अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, सेम बिल पेबल अकाउंट डेबिट। अब ड्रॉवी के लिए जो नोटिंग चार्ज है वो एक्सपेंसेस होगा, इसलिए नोटिंग चार्ज अकाउंट को भी डेबिट करेगा टू ड्रॉवी अकाउंट, मतलब बिल के भी पैसे देने हैं, नोटिंग चार्ज के भी पैसे देने हैं, किसे, ड्रॉवर को। इस तरह ड्रॉवर अपनी सॉरी ड्रॉवी अपनी बुक में एंट्री करेगा। तो ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की बेसिक एंट्री थी। इसके बेसिस में हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, आगे मैं वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, बाय।